आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। बिहार में सियासी बारूद सुलग चुका है। एक नया सर्वे आया और एनडीए की नींद उड़ गई है। 1 नवंबर को सामने आए टाइम्स नाउ जेवीसी ओपिनियन पोल ने बिहार के मैदान में ऐसा माहौल बना दिया है कि अब हर पार्टी की धड़कनें तेज हैं। सर्वे बताता है कि मुकाबला नेक टू नेक है, यानी बाजी कोई भी मार सकता है। इस सर्वे में एनडीए को 120 से 140 सीटें और महागठबंधन को 93 से 112 सीटें मिलने का अनुमान है। अब आप एनडीए की इनिशियल फिगर यानी 120 और महागठबंधन की मैक्सिमम फिगर यानी कि 112 सीट को साथ में रखें तो फासला बस 8 सीट का रह जाता है। और टाइम्स नाउ जैसा संस्थान इतनी आसानी से बीजेपी गठबंधन को हारता हुआ दिखा तो नहीं सकता, लेकिन उसकी ये क्लोज फिगर्स साफ साफ इशारा कर रही हैं कि मामला संगीन है। सीट को छोड़ दीजिए, हटा दीजिए अलग, आइए वोट शेयर की बात करते हैं। तो इसी सर्वे में एनडीए को 41 से 43% और महागठबंधन को 39 से 41% वोट मिलने की उम्मीद है, यानी बस 2% का फासला है। यानी आखिरी लम्हे में खेल पलट सकता है। इस छोटी सी फिगर को शिफ्ट होने में बहुत वक्त नहीं लगता, ये बीजेपी भी जानती है। अच्छा, फर्ज कीजिए कि अगर महागठबंधन सरकार बना ले तो बिहार की राजनीति में किसका करियर खत्म होगा? सही सोचा आपने, नीतीश कुमार का। और किसका फायदा होगा इससे? फिर से सही सोचा आपने, बीजेपी का, जिसका कोई नेता नीतीश की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। खैर, ये तो सब एक जर्नलिस्ट होने के नाते मेरे अंदाज है, बीजेपी क्यों हरवाएगी नीतीश को। मगर सर्वे के ये आंकड़े ये बताने के लिए तो काफी हैं कि नीतीश और मोदी का जोड़ा अब पहले जैसा अजय नहीं रहा और तेजस्वी राहुल की जोड़ी धीरे धीरे जमीन पकड़ रही है, स्पीड भी। अब एनडीए का हाल समझ लीजिए। सर्वे कहता है कि एनडीए अलायंस में बीजेपी को 70 से 81 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू यानी नीतीश की पार्टी को 42 से 48, लोजपा यानी रामविलास पासवान वाली जो दल है उसको 5 से 7 सीटें, मांझी वाली हम पार्टी 2 सीटें, आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में पार्टी वो 1 से 2 सीटें ला सकते हैं। यानी सत्ता का रास्ता खुला है, मगर पहाड़ ऊंचा है और हवा पतली है। महागठबंधन की मुश्किलें और उम्मीदें भी समझ लीजिए। मैं कोई हवा में पुल नहीं बांधूंगा, किसी को ये नहीं कह रहा ये जीत रहे हैं, लेकिन मामला नेक टू नेक है। तो महागठबंधन की बात करें, तेजस्वी यादव के लिए चुनाव करो या मरो की लड़ाई बन चुका है। इस सर्वे के मुताबिक आरजेडी 69 से 78 सीटें ला सकती है, कांग्रेस को 9 से 17 सीटें मिल सकती हैं, वाम दल जैसे सीपीआई, सीपीएम, एमएल इन सबको 14 से 17 सीटें मिल सकती हैं। अगर ये नतीजे थोड़े से ऊपर चढ़ गए तो तेजस्वी के लिए अपने पिता का ताज दोबारा चमकाने का मौका साफ साफ होगा। इस सर्वे में नए खिलाड़ियों, इन पर बहुत फोकस कीजिएगा, इन्हें जरूर जहन में रखिएगा। नए खिलाड़ियों जैसे जनसुराज और बाकी दलों के भी हाल दर्ज हैं इस सर्वे में। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी पहली बार मैदान में है और सर्वे में उसे 1 सीट और 6 से 7% का वोट शेयर मिलता दिख रहा है। छोटे दल जैसे एआईएमआईएम, बीएसपी वगैरह, इन सबको मिलाकर 8-10 सीटें आ सकती हैं इन लोगों के पाले में, और यही किंग मेकर बन सकते हैं, सरकार यही बना और गिरा सकते हैं। साफ है कि बिहार में इस बार मुकाबला बराबरी का है। बीजेपी अलायंस को हल्के में तो हरगिज नहीं लिया जा सकता, लीजिएगा भी नहीं, लेकिन बिहार की भीड़ का शोर बता रहा है कि लोग अब चेहरे नहीं काम पर वोट देना चाहते हैं। और अगर हवा ऐसे ही बदलती रही तो 14 नवंबर को पटना की गद्दी पर कौन बैठेगा ये तय करने वाली होगी बस कुछ सीटें और जनता की आखिरी सांस तक की सोच। यही दोनों चीजें तय करेंगी। आप क्या कहते हैं बताइएगा कमेंट करके। लेकिन कहानी इस सर्वे तक ही नहीं रुकती। आज बिहार में बड़ा गर्मा गर्म माहौल है। बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे की साख दांव पर लग गई है। सम्राट चौधरी के खिलाफ कांग्रेस ने चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। आज प्रियंका गांधी भी दहाड़ी है बिहार की जमीन से, तो ओवैसी ने भी बिहार को एहसास दिलाया है कि बिहार की मिट्टी किसी के बाप की जागीर नहीं। चलिए
सब पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात असदुद्दीन ओवैसी की। उन्होंने कहा कि मुझे सीमांचल और बिहार आने से कोई नहीं रोक सकता। सीमांचल या बिहार किसी के बाप की जागीर नहीं है, कौन रोक लेगा। वो ये कहते हैं कि मेरी तकरीरों को कहा जाता है विवादित, भड़काऊ, नफरती। अरे मेरी तकरीरें जोशीली होती हैं। अगर तुम में जोश नहीं है तो ये मेरा कसूर नहीं है, तुम्हारा कसूर है। अगर तुम तकरीर करना नहीं जानते तो तुम्हारा कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। वो ये कहते हैं कि बिहार के मुसलमानों को ठगा गया और अब बिहार के मुसलमानों का एक होने का वक्त आ चला है। बिहार के मुसलमान या मुल्क के मुसलमान किसी की बपौती नहीं है जो उनके वोटों की फसल को अपनी मिल्कियत समझे। ये खुद मालिक मुख्तार है और ये कुव्वत रखते हैं कि किसी की हुकूमत में किंग मेकर बनकर अपनी बात को मनवा सकें। ओवैसी बिहार के मुसलमानों का दिल टटोल रहे हैं। और कांग्रेस की जो सबसे बड़े चेहरों में शुमार हैं, मेरी नज़र में वो दूसरा बड़ा चेहरा है राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी। आज बेगूसराय बिहार पहुंची और उन्होंने बड़ी जोशीली तकरीर दी और कहा कि भाई बीजेपी और नरेंद्र मोदी वोट चोरी क्यों करते हैं, क्योंकि अपना चेहरा चमकाने वाले नेता जान गए हैं कि देश की जनता जाग चुकी है, इसलिए वो वोट चोरी के रास्ते सत्ता में आना चाहते हैं। उनमें दम नहीं चुनाव लड़कर जीतने का। जरा सुनिए। आपको मालूम है वोट चोर क्यों हैं ये लोग? क्यों? वोट चोरी क्यों कर रहे हैं मालूम है? ये वोट की चोरी कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश की जनता जाग चुकी है। तेजस्वी यादव का भी एक बयान आया और चूंकि भाजपा लगातार लालू यादव और राबड़ी यादव के दौर को जंगल राज कहकर संबोधित करती है, तो तेजस्वी यादव जो उनके बेटे भी हैं, डिप्टी सीएम भी रहे और अब सीएम फेस भी हैं, उन्होंने कहा आज 1 नवंबर को दोपहर 3:15 बजे कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज रोहतास जिला में भी ताबड़तोड़ गोलियां चली, कई लोगों को गोली लगने की सूचना है। आशा है आप इन्हें प्रधानमंत्री प्रमाणित सुशासनिक सत्कर्मों की श्रेणी में रखकर मंगल राज की संज्ञा अवश्य देंगे और जंगल राज को लताड़ेंगे। आपका धन्यवाद। मतलब वो चुटकी ले रहे हैं कि आप जंगल राज चिल्लाते हैं। आज जो बिहार में हो रहा है, और बिहार में तो भाजपा की सरकार है, नीतीश की जेडीयू की सरकार है, तो ये क्राइम का सेहरा किसके सर जाएगा? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथों में है? क्या आज ये जंगल राज नहीं है? वो ये पूछ रहे हैं। और कल की भी घटना का जिक्र किया जिसमें एक बेटे और बाप प्रमोद कुशवाहा और प्रियांशु कुशवाहा को कहा लिखा तेजस्वी ने दूसरे ट्वीट में कि सत्ता संरक्षित अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसी ट्वीट में नीचे है। यानी वो बार बार जता रहे हैं कि बिहार में क्राइम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आप क्राइम का सारा सेहरा आरजेडी के सर बांधना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी ने क्या कहा आज? अमित शाह का बयान बीजेपी के एक्स हैंडल से छापा गया कि मुझे बताते हुए आनंद हो रहा है। अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में सीतामढ़ी में 850 करोड़ रुपए की लागत से नीतीश कुमार जी ने भव्य सीता माता का मंदिर बनाने का निर्णय किया। मुझे लगा था कोई अस्पताल, कोई इस वक्त होने तो चाहिए थे अस्पतालों के और बड़े टेक्निकल कॉलेजेस के, लेकिन मंदिर भी अच्छी बात है, आस्था का प्रतीक है लोगों की, और सीता माँ का मंदिर है। लेकिन 850 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य मंदिर बनेगा, इसका भूमि पूजन भी हो गया है और बहुत कम समय में 2 साल के भीतर ही नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। चुनाव के वक्त ये चुनाव निषेध आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं है कि लोगों को धर्म के नाम पर मोटिवेट किया जा रहा हो, वोट को शिफ्ट किया जा रहा हो। इस वक्त मुझे लगता है अमित शाह जैसे जिम्मेदार इंसान को इन चीजों से बचना चाहिए। लेकिन बच कौन नहीं रहा है? सम्राट चौधरी जो भाजपा के सबसे बड़े सिपाहसालार हैं, बिहार में डिप्टी सीएम हैं, उनको लेकर घेराबंदी कर दी है कांग्रेस ने। सुप्रिया श्रीनेत
जो कि कांग्रेस की तेज तर्रार नेता है, वह स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि नरेंद्र, उनका वीडियो है ANI का है, मैं आपको उनका बयान सुना रहा हूँ, स्क्रीनशॉट देखिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बिहार में सबसे बड़े सिपहसालार सम्राट चौधरी चुनावी हलफनामे पर झूठ बोल रहे हैं। इस बार की चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपने आप को 56 वर्ष का घोषित किया, जन्म तिथि 1968 बताई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2003 के निर्णायक फैसले में इन्हीं सम्राट चौधरी की जन्म तिथि 1981 मानते हुए इनका परबत्ता असेंबली से साल 2000 का निर्वाचन रद्द किया था, चुनाव अवैध घोषित किया था और इनको मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। 1995 की तारापुर हत्याकांड में बेल लेने के इन्हीं सम्राट चौधरी ने अपने आप को 15 साल का नाबालिग बताकर बेल ले ली थी। मतलब तब माना था कि 1981 में पैदा हुए थे। इन्हीं सम्राट चौधरी ने अपने 2010 के हलफनामे में अपनी उम्र 28 साल बताई थी, तो 15 साल में बजाय 44 साल के होने के ये जादू से 56 साल के कैसे हो गए? अब 1968 में कैसे पैदा हो गए? ये सारा फर्जीवाड़ा, यही ठगी तो असल में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी ब्रांड ऑफ राजनीति, झूठ बोलना, धोखाधड़ी करना, फर्जीवाड़ा करना, डेटा के साथ खिलवाड़ करना। सुप्रिया शिनेत कहती हैं यही तो जन्म तिथि वाला मामला था, डेट ऑफ बर्थ वाला, कि आजम खान उनके बेटे पर ये सब हुआ, अब्दुल्ला आजम पे। अब आजम खान के तो खैर अलग ही सैकड़ों केसेस थे, मुर्गी चुराने, बकरी चुराने, किताब चुराने, मतलब ऐसे केसेस जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते उस आदमी पर वो केसेस लगाए गए थे। खैर उनकी जांच, बेल, ये सब वगैरह चल रही है, उन पर हम कोई कमेंट तो कर नहीं सकते, लेकिन हैरत में ज़रूर डाल दिया था उन केसेस ने। हालांकि बहुत से भाजपा के नेताओं पर बड़े घपले करने के आरोप हैं वो भी चल रहे हैं मामले, लेकिन उस मामले में इतनी त्वरित कार्रवाई कभी नहीं दिखी। खैर, सम्राट चौधरी के इस हलफनामे पर क्या भारत का आज़ाद चुनाव आयोग कोई संज्ञान लेगा? हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज कोशिश की कि भारत के मुद्दों पर और जो सबसे करंट मुद्दा है बिहार का चुनाव, उस पर आपको साफगोई से खबर दे सकें, ना इधर ना उधर। उम्मीद करते हैं कोशिश आपको पसंद आई होगी। सलामत रहिए, खुश रहिए।